निकालो भाई, कॉपी वॉपी निकालो। 1.5 घंटे की क्लास है, 1.5 दिन की नहीं है। लिखें क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट केस लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्लास में डिस्कस हो गया था ना, वैसे सिंपल ही तो था वो। ये देखिए, ये क्वेश्चन हुआ नहीं है क्या क्लास में? होमवर्क वाला क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले ये देख लें आप। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस डी है, इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं दिस इज वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, 3 एंड 4, सबसे पहले लिखा जा सकता है B2। B3 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों के लिए तो एक्सिस पर है, मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। फिर उसके बाद अगर देखें, ये डिस्टेंस D/2 है, B1। वायर 1 क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है, इसके एक एंड के जस्ट सामने पॉइंट है। इसका नाम क्या रखा था हमने? फिक्स सेमी इनफाइनाइट। फिक्स सेमी इनफाइनाइट का आंसर क्या होगा? μ0I/4πd। लेकिन d की जगह D/2 क्रॉस। फिर B4, क्या ये फोर्थ वायर भी इनफाइनाइट से आ रहा है? यस। क्या इसके एक एंड के जस्ट सामने पॉइंट है? इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? फिक्स सेमी इनफाइनाइट। और फिक्स सेमी इनफाइनाइट का आंसर μ0I/4πd की जगह D/2 क्रॉस। तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B4। देखिए, इसके लिए भी क्रॉस, इसके लिए भी क्रॉस, ऐड हो जाएगा। वैसे तो आप जानते हैं, ऐड करने के बजाय एक को सॉल्व करके हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते थे? 2 से। तो यही बन जाता μ0I/πd। हो गया था वैसे तो। अच्छा, एक बात और, अगर इन दोनों वायर्स की अगर हम बात करें, इन दोनों वायर्स में अगर हम किसी एक वायर में करंट का डायरेक्शन बदल दें, ये कर दें, तो क्या आंसर फिर 0 आ जाएगा क्या? क्यों? एक के लिए क्रॉस आ रहा होगा, एक के लिए डॉट आ रहा होगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या एक वायर नंबर 1 और वायर नंबर 4 के जो फील्ड है, इसके कारण क्रॉस आ जाएगा, इसके कारण डॉट आ जाएगा, आंसर क्या निकल कर आएगा? 0। गुड आउट। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट केस लिखेंगे आप। फिक्स्ड फाइनाइट वायर। फिक्स्ड फाइनाइट वायर। और आप खुद सोचें इसका क्या मतलब होना चाहिए, फिक्स्ड और फाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट वायर किसे कहेंगे हम? जिसकी लेंथ पता है हमें, दोनों एंड्स पता है। और फिक्स का मतलब क्या होगा? एक एंड के सामने। फिर वही बात, ये ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ जाए बस मेरे कहते ही। देखिए, ये है वायर, प्लीज सुन लें। दोनों एंड्स पता है, क्या कहूं इसको? फाइनाइट। कोई भी वो मेन फॉर्मूला तो क्या होता है? μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। सही है क्या? फिक्स का मतलब पे क्या पॉइंट यहां पर है क्या? यही तो होगा। कहां होगा? एक एंड के जस्ट सामने। एक एंड के जस्ट सामने क्या पॉइंट यहां हो सकता है? अच्छा, यहां हो सकता है क्या? इसके सामने भी हो सकता है। चलो मैं यहां मान लेता हूं। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू वायर। सेकंड स्टेप क्या हुआ? ज्वाइन दी एंड पॉइंट। क्या एक एंगल 0 डिग्री हो गया? और दूसरा हो गया ये, इसको हम क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 90 के बीच में। तो यहां से θ1 तो हो गया 0 डिग्री, θ2 क्या हो गया? थीटा। बी हो गया μ0I/4πd साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? लिख लो। फिक्स्ड फाइनाइट वायर।
हो गया। नेक्स्ट लिखो स्पेशल केस। नेक्स्ट लिखेंगे आप स्पेशल केस। अब देखिए, अगर हम बात करें स्पेशल केस के बारे में, तो सबसे पहली बात इतना तो आपको पता है ना कि एग्जाम में कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई ये स्पेशल केस है और आप इसे सॉल्व करो। इतना तो मानते ना आप। लेकिन एक बात और है कि अगर हम किसी को स्पेशल नाम दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं हम स्पेशल, देन डेफिनेटली वो बाकी सबसे थोड़ा सा अलग होगा। जो बाकी से केस हम पढ़कर आए हैं उनसे थोड़ा सा वो अलग होना चाहिए। और क्या अलग बात है, देखें। देखिए होता क्या है, अभी तक क्या था, हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, वायर है, ये वायर होता था। अभी तक के जितने भी केस हैं उसके अंदर क्वेश्चन जो होता था, वो पॉइंट जो होता था वो वायर के सामने हुआ करता था। सामने हुआ करता है ना। ज्यादा से ज्यादा एक एंड के सामने। आप मुझे बताएं, एक एंड के सामने जब पॉइंट है तो आप मुझे बताएं उसका नाम क्या हुआ करता था, फिक्स्ड। बट दिस टाइम पॉइंट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ वायर। ये वायर तो आपका यहां रह गया, पॉइंट कहीं आगे निकल गया। इस कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर मान लीजिए बाई चांस मैं हॉरिजॉन्टल वायर बना लेता हूं, तो क्या पॉइंट यहां पर है क्या? क्या पॉइंट यहां मान सकते हैं? यस, यहां मान सकते हैं। यस। अगर ऐसा भी है कि व्हेन पॉइंट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ वायर, ये वायर है, ये पॉइंट आगे पीछे कहीं है, आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से स्टेप? ड्रॉ द परपेंडिकुलर एंड जॉइन द एंड पॉइंट, वही करने हैं। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा, एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? देखिए, जैसे ही आपको लगता है, प्लीज देख लें कि वायर थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और पॉइंट आगे है, जैसे आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी तरफ से इस वायर को एक्सटेंड कर देना है। ऐसे डॉटेड लाइन से, डैश लाइन से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन भैया बहुत आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना ही आगे जाना है ताकि एक बार को दिखने में ये कैसा केस नजर आए, फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड में इसके सामने तक पहुंच जाएंगे? फिर उसके बाद अपने पुराने स्टेप रिपीट कर दीजिए, काम चालू हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर डी। सेकेंड, जॉइन दी एंड पॉइंट बट ओरिजिनल एंड्स। तो एक ओरिजिनल एंड ये है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल को θ1। दूसरा ओरिजिनल एंड ये है, इस पूरे एंगल को लिखते हैं θ2। तो यहां से जानते हैं बी क्या बनता है? बी बनता है μ0I/4πd साइन θ2 माइनस साइन θ1। ये बनता है। ये क्यों आया, ये आपको सोचने का काम आपका नहीं है। क्यों आया इसको तो भूल जाओ, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी तो आप सिर्फ समझें कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। ठीक है, हमेशा अभी तक क्या आ रहा था? प्लस। अब हम क्या ले रहे हैं? माइनस। स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं ये समझना है। चलो इस वायर को देखते हैं। ये वायर है और ये पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप, एक्सटेंड दी वायर। क्या बहुत आगे तक जाना है क्या? लेकिन देखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आगे चले भी गए ना तो बाद में हट जाएगा, क्योंकि जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ दी परपेंडिकुलर। ये अपने आप हट गया। ये तो भी सीधा लग रहा है। कभी कुछ तेरे से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो समझ में नहीं आता कहां तक बढ़ा है वायर को। मैं तो कहता हूं जहां तक बढ़ रहा बढ़ा दो। जैसे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो हट गया। अब जॉइन दी एंड पॉइंट। क्या एक एंड ये है क्या? इस एंगल को क्या लिख दूं? θ1। ये दूसरा एंड आ गया, ये एंगल हो जाएगा θ2। यही तो होगा, यही तो होगा। वेरी गुड। क्या इस पूरे एंगल को लेंगे θ2? हमें याद है ये बात कि हमेशा परपेंडिकुलर और एंड को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल लेते हैं और फॉर्मूला बनेगा ये। सोचें, सोचें अगर ये वाला एंड इनफाइनाइट पर चला जाए
तो थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। यानी कि अगर मान लीजिए वायर ये होता जो इनफाइनाइट से आ रहा है, इस पॉइंट पर हमें इसे सॉल्व करना होता। फर्स्ट स्टेप, एक्सटेंड दी वायर, नाउ ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, जॉइन दी एंड पॉइंट। थीटा वन की जगह मैं थीटा लिख रहा हूं और दूसरा एंड कहां है, इनफाइनाइट पर जाने के कारण 90। कैन आई राइट थीटा टू इज 90 डिग्री एंड थीटा वन इज थीटा बी क्या होगा जल्दी बताना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी 1 माइनस साइन थीटा। यस और नो? लेकिन बच्चों अब हम बात करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर ये आया कहां से। मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं और इसको प्रूफ भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और मैं यहाँ प्रूफ आपको दे रहा हूं, यहाँ प्रूफ कर रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक एक कारण है। हर फॉर्मूला का मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जान करके इसको इसलिए प्रूव करा रहा हूं क्योंकि इसको प्रूव करने की जो टेक्निक है, वो जो मेथड है, हो सकता है किसी और जगह पर कोई दूसरे तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आ जाए। सिर्फ इसलिए प्रूव करवाया जा रहा है। एग्जाम में कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगता, आपको सीधे सीधे लिख देना है इसको, अगर बाई चांस आ जाए तो। चलो इसी को प्रूव करते हैं, करें? चलो करते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है जो इनफाइनाइट से चला आ रहा है। मान लो इनफाइनाइट पर कोई एक पॉइंट है ए, और ए से कहां तक आ गया, बी तक। और मुझसे कहा जाता है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा काम किया। ये कहा कि भाई ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना जानता हूं। मैं सिर्फ उसी वायर को सॉल्व कर सकता हूं जब पॉइंट जो होता है वो वायर के सामने होता है। मैंने कहा भाई मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मुझसे कहा जाता नहीं, जबरदस्ती है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो जब सॉल्व करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, तो मैंने भी अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने घर से एक वायर उठा लाया, है ना, ला सकता हूं, खुद भी ला सकता हूं मेरे घर से मैं, और उसको यहां जोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं मैं बहुत लंबा वायर लेकर आया, मैं इतना ही वायर लेकर आया सी पॉइंट तक, ताकि एक बार इसके सामने तक पहुंच जाए तो सामने तक पहुंचने पर कैसा केस नजर आने लगेगा, फिक्स्ड। दूसरा एंड आ गया इनफाइनाइट, तो मुझे नजर आने लगा फिक्स्ड सेमी इनफाइनाइट। सोचो वायर यहां तक होता, ये डी डिस्टेंस होता, ये इनफाइनाइट पर जाता, तो इसका आंसर क्या आता फिक्स सेमी इनफाइनाइट का, जल्दी बोलो, बोलो। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये आंसर है इसका। मैंने लिख दिया ये आंसर है। लेकिन मुझसे कहा जाता है कि जो आपका आंसर है गलत है, रॉन्ग है। मैंने पूछा क्यों? तो ये कहते हैं कि भैया आपको वायर दिया गया था ए से बी और आपने सॉल्व कर डाला ए से सी। आप मुझे बताएं, ये जो आंसर लिखा है बोर्ड पर, ये वायर ए बी का है या वायर ए सी का है? ये है वायर ए सी का आंसर। किसका आंसर है? वायर ए सी का आंसर। मैं पूछता हूं प्रॉब्लम क्या है? तो कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने घर से वायर लेकर आए, लाए और उसके बाद जोड़ दिया। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, जो जोड़ा है उसको हटा दो। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि अगर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, अगर ए से लेकर सी तक के मैग्नेटिक फील्ड में से इस बीसी पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए, तो क्या सिर्फ ए बी पार्ट का फील्ड बच जाएगा? यानी कि देखिए, मैं अगर इस बीसी पर ध्यान देंगे, ये वायर बीसी, गौर से देखें, ये वही वायर है जो भी आपकी नोटबुक में ऑलरेडी बना हुआ है। कौन सा? फिक्स्ड फाइनाइट, यही ना। ड्रॉ दी परपेंडिकुलर डी, जॉइन दी एंड पॉइंट। क्या ये एंगल 0 आएगा? और ये वाला एंगल क्या लिख सकते हैं हम? थीटा। इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं? थीटा। तो बताओ बीसी पार्ट का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? म्यू नॉट आया बाय 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन 0, यानी कि साइन थीटा। कोई समस्या? पक्का? एंड इफ आई वांट टू राइट BAB, then I will say it is equal to what? BAC minus BBC. Is that clear? BAC is what? Mu naught I by 4 pi D, and BBC is what? Mu naught I by 4 pi D into sin theta. क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहां से? ये क्या है? म्यू नॉट आई बाय
4 पाई डी 1 माइनस साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए प्रूव हमने कर दिया। और भी तरीके हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, कई बार आप देखेंगे कुछ पॉजिटिव करंट जोड़ देंगे, नेगेटिव करंट जोड़ देंगे, कोई चक्कर में नहीं पड़ना। कुल मिलाकर अल्टीमेटली ये मतलब होता है उसका, ए से लेकर सी तक के हर एक पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कहां था? इनवर्ड था। और फिर हमने बीसी पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट था, तो हमने इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में से बीसी का मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो बचे हुए पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब सवाल आता है इसकी जरूरत क्या है, इसका यूज कहां किया जा सकता है? और भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां ये काम आ जाए? हो सकता है, हो सकता है इसी चैप्टर में आगे किसी और टॉपिक में काम आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। हो सका तो एक आध क्वेश्चन करवा भी दूंगा उससे। मान लीजिए आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपको एग्जाम में मिलती है जो आपको लगता है कि यार ये अधूरी है, अगर ये पूरी होती तो मुझे इसका आंसर पता होता। जैसे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया, एक बहुत फेमस क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर लूंगा मैं। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया, लेकिन वो अधूरा था, आपको लगता है कि यार इसमें पूरा होता ना तो मैं आंसर लिख देता, तो एक बार उसको अपनी तरफ से जो भी ऐड करना है कर दो और पूरे का आंसर लिख दो। लेकिन जाते जाते जो अपनी तरफ से ऐड किया है उसको फिर से रिमूव कर देना। एक फेमस क्वेश्चन है, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, हालांकि वो आपके एग्जाम में आने लायक तो नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पता है आपको? उसमें अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रटा हुआ होता है सबको, लेकिन उसके अंदर एक कैविटी बनाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको पता है अगर ये कैविटी नहीं होती, भरा हुआ होता, तब तो मुझे इसका आंसर पता था। तो पहले उसको भरकर उसका आंसर लिख दो, फिर उस कैविटी का जो रिजल्ट आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम दोबारा दूसरे चैप्टर में नहीं जाना चाहते, हम जिस चैप्टर पर हैं उसी पर रहना चाहते हैं, इसी से काम करेंगे। यहाँ पे किसी को समस्या है तो बताओ। फाइनली एक बात और मैं आपको फिर समझा देता हूं। मान लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए इस वायर की लेंथ है 7 मीटर। कितनी लेंथ है? 7। और ये पॉइंट इस वायर से 3 मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर। तो मैंने क्या किया, अपने घर से जो वायर लाया था कितने मीटर का? 3 मीटर का, और जोड़ दिया और ये आंसर लिख दिया। आप मुझे बताएं, ये जो आंसर लिखा है, ये आंसर 7 मीटर वायर का आंसर है या 10 मीटर का? 10 मीटर का। क्या हमारे क्वेश्चन में 10 मीटर वायर था, 7 था? तो अगर इस 10 मीटर के मैग्नेटिक फील्ड में से ऊपर वाला 3 मीटर, ऐसा नहीं कोई भी निकाल के फेंक दो, ऊपर वाले 3 मीटर का मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको वापस वही मिल जाएगा जो था। लिख लो इसको। लेकिन सुनो, एक बार लिखने से पहले अब ये नहीं लिखा करेंगे। 10 12 12 साल तो मैं बताऊं, 15 साल मान लो या कहीं भी इस वाले टॉपिक से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अगर आ भी गया तो ये सब कुछ रामायण नहीं लिखनी है, सीधे ये फॉर्मूला यूज करके आंसर लिख देना। यही फॉर्मूला जब अपने मॉड्यूल में देखेंगे तो कॉस के टर्म में लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होना, हम हर फॉर्मूला को अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि सॉल्व एग्जांपल है ना, बच्चे को कॉस को देखकर सॉल्व एग्जांपल सॉल्व तो करते नहीं है, बस रीड करते हैं। तो उनको लगता है ये कौन सी नई चीज आ गई, तो खुद सॉल्व कर लोगे बिना पढ़े तो हो जाएगा वो। कॉस के टर्म में उनको लगता है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, जो गलत है।
चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लिख रहे हो क्या अभी? चलो लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग क्या कोरोना वोरोना सब भूल गए क्या? मास्क वास्क सब क्या पैक वैक करके रख दिए क्या अगली बार के लिए, कभी दोबारा कोरोना आया तो? है? कौन है ये? बात तो सही कर रहा है वैसे, लेकिन ये गांव है क्या कोई? ये कह रहा है भाई गांव में कोरोना नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है, गांव में कोरोना तो होता है लेकिन पता नहीं लगता। बेटा जब तक कुछ नहीं होता ना तब तक ही अच्छा लगता है कि कुछ नहीं होता। जब हो जाता है ना, जब जिस दिन टेस्ट होता है ना उस दिन से ही राम राम जपना चालू कर देता है आदमी, बोले क्या होगा कल। तो तुमको लग रहा होगा अपनी एज में तो होता नहीं है, लेकिन किस्मत जब खराब होती है ना बेटा तो अपने को ही होता है, फिर बोले पता ही नहीं लगे ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। भूल गए तुम लोग तो कोरोना वोरोना सब, देखो कैसे बैठो। मर्ज कर देंगे फिर सारे बैचेस को। चलो देखिए इधर, बस बस भाई वापस आ जाओ। इधर देखें, ये एंगल है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस है आर, एस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है। करंट है आई। जो भी क्वेश्चन करो पहली बार में आंसर सही आना चाहिए, भले ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे। ये नहीं कि मैंने ये सोचा और ये लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलता कभी भी। हो गया? सिली मिस्टेक नहीं करनी है। एंगल्स हमेशा कहां से लेते हैं? पॉइंट से। जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, एंगल 30 लोगे या 60 लोगे? 60। हो गया? डी की वैल्यू क्या आ रही है आप ये बता दें सर? R/2, वेरी गुड। और एंगल्स क्या आ रहे हैं? 90 और वेरी गुड। देखिए, दिस इज वायर नंबर 1 एंड दिस इज वायर नंबर 2। क्या मैं कह सकता हूं ड्यू टू वायर नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो? वाई एक्सिस पर है या नहीं? अब आ जाओ वायर 1 पर। इस वायर 1 के कारण इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है मुझे। निकालें? कैसे करें? अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं वायर 1 इज अ स्पेशल केस? बोलिए। स्पेशल केस का आंसर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जल्दी। एक्सटेंड दी वायर, ये एक्सटेंड दी वायर। नाउ ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, डी ये हटा दिया मैंने लो। नेक्स्ट, ज्वाइन दी एंड पॉइंट। एक एंड देखिए ये है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये ऊपर वाला एंगल काम का है या नीचे वाला एंगल काम का है? क्यों? पॉइंट से लेना है। ये 30 तो ये 30 तो ये बचा हुआ क्या हो गया? 60। और ये इनफाइनाइट पर जाने के कारण ये क्या हो गया? 90। बोलिए। तो जैसे एग्जाम में मान लो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी, पता है 90 है, सीधे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। थीटा 2 की वैल्यू 90, थीटा 1 की वैल्यू 60। कोशिश करें बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने की। हालांकि अगर आप उल्टा भी कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है, एक नंबर ही निकालना है। अच्छा, डी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बताना? आर कॉस 60, या फिर आप डायरेक्ट लिखने की आदत डाल सकते हैं, वैसे कल भी हमारी बात हुई थी। क्या मैं कह सकता हूं डी बाय आर कॉस 60, या सीधे से अगर ये आर है तो यार कॉस 60 होगा, यार साइन 60 होगा। डी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? r/2, तो b आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डी की जगह r/2 1 माइनस √3/2, डॉट आएगा ना, देखो जल्दी बताओ। क्रॉस, हर एक बात का विशेष ध्यान रखना है। कर सकते हैं क्रॉस। लास्ट लेक्चर के नोट्स हैं क्या इसमें? ये कंप्लीट होती है हमारी कहानी। देखिए इस वायर को आप इनफाइनाइट पर जा रहा है ना, तो इस तरह से नहीं मिलाना है इसको, तो इनफाइनाइट पर जा रहा है तो 90 डिग्री होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ये डॉटेड लाइन नहीं बता के देता तो क्या मानते हैं इसको? इनफाइनाइट ही मानते ना, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ नहीं दी है, तो इनफाइनाइट पे ही जा रहा है वो। ये कहानी खत्म हो गई हमारे एक स्ट्रेट वायर की। अब बताओ नई कहानी किसकी लिखे? सर्कुलर लूप की। पैटर्न पता है हमें, क्लियर है हमारे माइंड में, कैसे क्या पढ़ा है और क्या पढ़ने जाने। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो मैग्नेटिक फील्ड। हाँ वो करेंगे बाद में। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक्सिस थोड़ी भी, सेंटर ही नहीं पड़ा अभी तो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एट द सेंटर ऑफ current carrying circular loop, magnetic field at the center of a current carrying circular loop। एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रखा है, वो मुझे भी पता लग गया, वो हम करेंगे बाद में, चिंता नहीं करेंगे आप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जरा देखिए, क्या बोला, वापस एक्सिस बोल दिया क्या मैंने? सेंटर है भैया, सेंटर पर निकाल रहे हैं। ये एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक दूसरा सर्कुलर लूप है, इस दूसरे सर्कुलर लूप में करंट फ्लो क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। और हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सर्कुलर लूप जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना है? क्या मैं कह दूं ये वायर ही था जिसको सर्कल बना दिया गया? ये कितने कितने एलिमेंट से मिलकर बना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एलिमेंट से मैं 4 एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। इस एलिमेंट में करंट है आई, लेंथ है डीएल, और इसमें करंट कहां जा रहा है? टेंजेंशियली अपवर्ड। यहां से करंट का डायरेक्शन लेफ्ट, यहां से करंट डाउन, यहां से करंट राइट। और एक कॉमन सेंस की बात है, हम सभी जानते हैं कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो क्या किसी भी इंस्टेंट पर जो उसका डायरेक्शन होगा क्या वो टेंजेंशियल होगा? यस। इस एलिमेंट के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, इसके कारण सेंटर पर आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड और इसके कारण भी आउटवर्ड। ओवरऑल आप देखना आंसर क्या आ रहा है? आउटवर्ड। और अगर यहां चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? इनवर्ड। क्या ये हम लोगों ने पाम रूल से कर लिया? यस। लेकिन आगे से हम एक स्टेप और फास्ट करेंगे। आगे से कभी भी क्लोज लूप आ जाए तो ये पाम रूल भी छोड़ो। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के साथ साथ कर्ल करना है। करें like this, then your thumb will show what the direction of magnetic field, your thumb will show the direction of magnetic field। अगर अच्छा यहां बताइए, इसके सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन जल्दी बताओ। आउटवर्ड। इसके सेंटर पर इनवर्ड। कोई प्रॉब्लम है क्या? कर लोगे? सेकंड भी नहीं लगता डायरेक्शन पता लगाने में। और देखिए कुछ नया नहीं बताया आपको, ये मत सोचना हमने फिर कौन सी नई ट्रिक सीख ली। मैंने आपको ये डीएल क्रॉस आर ही करके दिखाया है। देखिए करंट का डायरेक्शन डीएल, आर वायर से पॉइंट डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड, ये इनवर्ड। कोई समस्या है क्या? अब चलते हैं आगे।
एक बात सुनेंगे, जिस फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर नॉर्थ पोल की तरह होता है, और जहां क्लॉकवाइज होगा इट विल बिहेव लाइक साउथ पोल। फिर वही बात, आप सब जानते हैं हर एक चीज का कोई कारण, कोई ना कोई लॉजिक होना ही चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्या इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए? यस। और वो कारण आप खुद जानते हैं, आप खुद बता सकते हैं। वेरी गुड। अगर आप इसकी तुलना करना शुरू कर दें एक बार मैग्नेट से, क्या हम ये कह सकते हैं बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से बाहर आता हुआ नजर आता है? नॉर्थ। कहां से एंटर कर रहा होता है? साउथ। एन, यस। कहां से फील्ड बाहर आ रहा है? एन से। कहां एंटर कर रहा है? एस में। यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर आ रहा है। देखिए जब ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं ना, ये पूरा टॉपिक ईएमआई भी हम पढ़ लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को इतनी बार कर लेते हैं कि हर एक स्टूडेंट को रटा हुआ होता है कि नॉर्थ है साउथ है, लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता कि क्यों नॉर्थ और साउथ कह रहे हैं, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए, यहां से फील्ड बाहर आ रहा है इसलिए नॉर्थ, यहां से अंदर जा रहा है इसलिए साउथ। अगर मान लीजिए इस तरह से मैं आपसे कहता हूं ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये मेरी तरफ से मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्या सही बात है? यानी कि अगर सामने से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो क्या पीछे से देखने पर क्लॉकवाइज होगा? यानी कि सामने की तरफ अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो क्या पीछे की तरफ साउथ पोल बनेगा? यानी कि अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी तो क्या यहां से घूमकर अंदर भी जाएंगी? जाना ही होगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो क्या आप ये कह सकते हैं ये नॉर्थ है तो 100% ये साउथ है, ये साउथ तो ये नॉर्थ तो ये? क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों ही डायग्राम एक ही कॉइल के हो सकते हैं? सामने से देखने पर नॉर्थ तो पीछे से साउथ। क्या आप ये कह रहे हैं एक ही कॉइल में एक ही टाइम पर दोनों पोल बनते हैं, डाइपोल बनते हैं? या मैं कह सकता हूं करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल? यस। अगर मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं ये, नाउ सी this is coil is perpendicular to the plane of board, this coil is placed perpendicular to the plane of board like this। कैसे रखा है ये? क्या ऐसे रखा है? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये नॉर्थ पोल है तो क्या ये 100% गारंटी के साथ साउथ पोल होगा? और अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ। अगर नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी क्या घूमकर वापस लौटकर साउथ में जाएंगी? नॉर्थ से निकलकर कहां जाएंगी? साउथ। ध्यान से देखो, मैंने एक बार मैग्नेट का जो डायग्राम बनाया था ना, ये वैसा ही तो है। तो यहां से तो एक बात मुझे कंफर्म होती है जो आगे चलकर काम आ सकती है, दैट मैग्नेटिक सॉरी करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। लिखें आप, एक पहले एक लाइन लिखें फिर डायग्राम बनाएं। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये फॉर्मूला बनाकर लिख, डायग्राम बना लें जल्दी से। चलो, हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे भाई? डायरेक्शन की। सॉरी, डायरेक्शन की बात हो गई, मैग्नीट्यूड। देखिए इस चैप्टर का एक सिंपल सा पैटर्न है, कोई भी नया टॉपिक आएगा सबसे पहले हम उसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और फिर बात कर लेते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। अब देखिए
कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? ये है कॉइल, ये कॉइल है। आप मुझे बताओ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये कौन सा पोल है? क्या नॉर्थ पोल है? क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आ रही है? बाहर, इसलिए कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। अब एक बात सुनना आप मेरी, यहां पर मैं इसका आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, हालांकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन का डेरिवेशन इसलिए बता देता हूं, सिर्फ एक ही लाइन में हो जाएगा। यहां मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चुन लिया है, इसका करंट है आई, इसकी लेंथ है डीएल। क्या आपको पता है इसका सेंटर से डिस्टेंस आर है? लेकिन अगर ये एलिमेंट यहां ना होकर यहां होता ना, तब भी इसका सेंटर से डिस्टेंस आर, बल्कि कहीं भी ले लो सबका सेंटर से डिस्टेंस क्या है? आर। एक सिंगल एलिमेंट का आंसर बायो सावर्ट लॉ से क्या होता है बच्चों? क्या होता है भाई? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं आपको पता लगेगा यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय डीएल के। म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, इवन आर इज आल्सो कांस्टेंट। क्या आर कांस्टेंट है? बोलिए, क्या है आर? रेडियस। आप पता है कोई सा भी एलिमेंट ले लें आप, कोई सा भी एलिमेंट ले लें, आपको पता है सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा? आर। यहां पर सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो गया? आर। थीटा इज द, वेरी गुड, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। मैं कहता हूं थीटा कांस्टेंट है और 90 डिग्री है। कितने लोग समझ गए थीटा 90 है? क्यों? क्योंकि डीएल है टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन, और आर क्या है? रेडियस। क्या टेंजेंट और रेडियस हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं क्या? तो देखो थीटा क्या बना? 90। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो यहां से डीबी क्या बना? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मैं इस डीएल को आगे लिख लेता हूं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं। बोलिए, डीएल किसका पार्ट है भैया? सरकमफेरेंस। लिमिट क्या लगेगी? 0 से 2 पाई आर। पीछे दिख रहा है आपको? क्लियर है? छोटा तो नहीं ज्यादा? नेक्स्ट, अच्छा अगर आप लिमिट रखें 0 से 2 पाई आर, सर 0 से 2 पाई आर, लेंथ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? एल। लिमिट रखोगे 0 से 2 पाई आर, सीधे सीधे 2 पाई आर लिख दूं, तो यहां से बी क्या बनेगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो बी क्या बना? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। दिस द फाइनल आंसर। लेकिन एक लाइन आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है यहां पर, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन देन बी विल बी एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर। कर लोगे? अच्छा सुनो, एक बार लिखने से पहले क्यों मैं कह रहा हूं इसको एक लाइन का है, यहीं से कर लेते हैं इसका खेल खत्म। साइन थीटा की वैल्यू 1, डीएल 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का पार्ट है ना 2 पाई आर, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। तो वैसे कोई पूछता तो है नहीं, आपको आंसर सीधे याद होना चाहिए। जल्दी करो। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखें एक। एन को आपने क्या लिखा है यहां पर? नंबर ऑफ टर्न्स।
सुने, ये जो टॉपिक आज हम ये कर रहे हैं ना, ये बहुत आसान टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी बनते हैं, लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा आपको क्वेश्चन करना, और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कोई सिली मिस्टेक नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बार में आंसर आ रहा है, पहले गलत आया फिर सही आया। आराम से अपना टाइम लें, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लें, लेकिन सही आंसर निकाल कर दें। और बिल्कुल एग्जाम में बन रहे हैं क्वेश्चन, आपको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ये आता है क्या? आता नहीं है, कई बार आ गया। समझ में आ गई बात? तो गलत नहीं होने चाहिए। स्टार्ट करें। A circular loop is made by a wire of length 12.56 meter. 12.56 meter. If current is I, then find field at the center. हो जाएगा? क्या आंसर आ रहा है? क्या म्यू नॉट आई बाय 4 आ जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर सिर्फ करंट आई के टर्म में दिया है। अच्छा, बी क्या है भाई? म्यू नॉट आई बाय 2r, यही है क्या बी? बोलिए। अगर आपसे कहा जाए ये बी है, म्यू नॉट आई बाय 2r, लेंथ ऑफ वायर आपको निकालने के लिए कहा जाता है। अच्छा, लेंथ ऑफ वायर आपको पता है? क्या आपको पता है जिस वायर के बारे में बात की गई है उसी वायर को मोड़कर एक सर्कल बनाया गया है? तो क्या मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? सर्कमफेरेंस। एल कितना है? 12.56, 2 पाई आर। वैसे कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा, ये पता है 4 पाई के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्स 3.14। चेक कर लेना यहां से आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 मीटर। कर लोगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2, आर की जगह 2, क्या आंसर म्यू नॉट आई बाय 4 आ गया? यस। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन। कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रीवियस क्वेश्चन in previous question, if number of turns are 2, if number of turns are 2, then find magnetic induction at the center. इस बार मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक इंडक्शन। फील्ड फाइंड नहीं करना, इंडक्शन फाइंड करना है। हाँ, क्या ये दोनों का मतलब एक ही होता है क्या? क्या मैग्नेटिक फील्ड के 3 नाम लिखवाए गए हैं क्या? कौन कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लक्स डेंसिटी। गुड। कितने लोगों का आंसर आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2। सबका गलत है। क्या आपको पता है रेडियस सेम नहीं रहने वाला इस बार? इसलिए मैं कहता था कि गलती नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में। मैंने एक वायर से एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का रेडियस निकला 2 मीटर।
इसी वायर से 2 टर्न बना लिए, इतने ही बड़े बनेंगे ना, इससे भी बड़े बन जाएंगे, अरे भाई छोटे बनेंगे, कॉमन सेंस। यानी कि हम जानते हैं, अच्छा मैं इससे 10 10 टर्न्स बना लूं, 10 टर्न बना लूं तो और छोटे। क्या मैं एक छोटी सी बात जानता हूं कि कांस्टेंट लेंथ के वायर से जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाते हैं, बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेडियस कम होगा, और रेडियस बढ़ाओगे तो टर्न्स कम होंगे। बहुत नई बात तो नहीं बताई मैंने, सब जानते हैं, इधर से किसी का आंसर आ भी रहा था सही, वैसे एक दो जनों का। हाँ, अब तो सबका आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। जो गलती थी वो समझ में आ गई क्या? रेडियस इस बार क्या 2 मीटर आएगा क्या? चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे तो फॉर्मूला पता है बस, बी इज इक्वल टू वॉट, एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अच्छा आप मुझे बताएं, देखिए क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना और घर पर बैठकर क्वेश्चन को पढ़ना जमीन आसमान का अंतर होता है, और क्लास में भी करना। क्लास में क्या होगा, मैंने कहा अरे ये आ गया, नहीं नहीं ये नहीं होगा, चलो ये होगा, हाँ सर ये होगा। लेकिन एग्जाम में थोड़ी 2 बार करते हैं हम, एग्जाम में एक ही बार करते हैं क्वेश्चन, इतनी सी बात है। अब 45 क्वेश्चन उठाकर ले आओ एआईपीएमटी, घर बैठो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा दो, सारे हो जाएंगे आपसे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन पर गलत हो गया तो परेशान हो जाना है, सबसे गलत होती है, मैं भी कर देता हूँ गलत, सबसे होता है, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो उसी तरह से आप सोचा करें, हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया करें जैसे एग्जाम में कर रहे हैं, पहली बार में आंसर सही लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एन मी नॉट आई बाय 2 आर, अगर एल लेंथ के वायर से मैंने एक सर्कल बनाया तो सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। अगर मैंने एल लेंथ के वायर से 2 सर्कल्स बना लिए, देन कैन आई से 2 सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू लेंथ। और अगर मान लो एन टर्न्स बना लें तो एन इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ। यहां पर एन की वैल्यू क्या है, 2, तो आर की वैल्यू भाई क्या आएगी, 1। बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर, तो बी क्या हो गया, 2 म्यू नॉट आई बाय आर की जगह 1। क्या इसका आंसर सिर्फ, क्या इसका आंसर सिर्फ म्यू नॉट आई आ गया क्या? यस। अब तो मुझे लगता नहीं समझाने की जरूरत है। अब एक बात सुनना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आए, किसी भी टॉपिक में आए, कैसे क्वेश्चन कि पहले ये वैल्यू आ रही थी तो अब क्या होगी, जैसे हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया था भाई, प्रीवियसली इतना था तो अब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूरी पूरी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व नहीं करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को रेशो से सॉल्व करना चाहिए, हम आगे बताऊंगा मैं आपको। खैर तुमने पूरा ही सॉल्व कर डाला इसको, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अगर मान लो इसमें मैं 10 टर्न्स बना लेता तो क्या रेडियस और कम हो जाता? बोलिए। नेक्स्ट। लेकिन एक बात याद रखना, जब वायर सेम हो तभी ऐसा करना है, क्योंकि मैंने कहा प्रीवियस क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी कि सेम वायर की बात हो रही है। नेक्स्ट, टू कंसेंट्रिक रिंग्स, two concentric rings of radius 10 centimeter and 20 centimeter, 10 centimeter and 20 centimeter, are placed in same plane. If current I is flowing in both rings in opposite direction, then find field at the center.
हो गया? गुड। सेंटीमीटर को क्या आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे? करो। 5/2। और देखिए सेंटीमीटर को मीटर में एंड में जाके कन्वर्ट नहीं करना है। किसी भी कैलकुलेशन में पहले ही कन्वर्जन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एंड में जाकर कर लेंगे, कि बाई चांस कभी सही आ जाए तो ठीक है, वरना सेंटीमीटर को मीटर में शुरुआत में ही कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वी हैव टू कंसेंट्रिक रिंग्स लाइक दिस। अच्छा, एक बात सुनेंगे आप, दो रिंग्स में बना रहा हूं, इसका रेडियस मैंने लिख दिया R1 और इसका R2, 1 2 नाम दे देते हैं इनको। दोनों में ही करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है? I, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है? ऑपोजिट। आप मुझे बताओ, फर्स्ट रिंग के कारण सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, सेकंड के कारण इनवर्ड। ऑब्वियसली मुझे इन्हें ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, then what should I write? B1 minus B2 or B2 minus B1? According to this diagram, I am asking about, according to this diagram, what should I write? B1 minus B2 or B2 minus B1? क्या मैं ये कह सकता हूं साफ साफ देखकर कि जिसका रेडियस कम होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा, अगर करंट सेम है तो? हाँ, अगर करंट अलग अलग हो जाए तो फिर तो क्या हो सकता है? किसी का भी फील्ड ज्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है। यहां लेकिन करंट क्या है? सेम। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, μ0I/2R1 माइनस μ0I/2R2। और ये जरूरी नहीं कि जैसे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं आप भी वैसे करें, जो आपको सूटेबल लगे। R1 की जगह 0.1 लिख दिया, R2 की जगह मैंने 0.2 लिख दिया। 10 माइनस 5 5, यानी कि आंसर हो गया 5/2 μ0I। नाउ इधर देखें इस डायग्राम को। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन शुड बी डॉट और क्रॉस? डॉट। सोच लो, क्योंकि इसका फील्ड सारा है, तो ज्यादा आने बाहर आने वाला फील्ड ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें से कुछ नहीं कहा गया है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि इनर कॉइल में क्या डायरेक्शन, आउटर कॉइल में क्या डायरेक्शन है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल कर छोड़ देंगे। एक बार और समझाना है। क्रॉस तो कैसे आएगा? डॉट आएगा ना भाई। इसका फील्ड क्या है? ज्यादा। सोचो, बाहर आ रहा है 10 टेस्ला, अंदर जा रहा है 5 टेस्ला, तो रिजल्टेंट होगा 5 टेस्ला आउटवर्ड। लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा बेटा कि इसमें इनर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज और बाहर क्लॉकवाइज है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल कर छोड़ देंगे। ना वन मोर क्वेश्चन हम आस्किंग, लिखना नहीं, सुनेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका समझे और उसका आंसर दें। यू कैन कंसिडर एनी सिचुएशन यू कैन कंसिडर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाए? पॉसिबल है क्या? आप कह देंगे कि जब ये दोनों का फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या कर दे? कैंसिल। हाँ, ये बात और है, ऐसा करने के लिए करंट अलग अलग फ्लो करवाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी तो बन रही है या नहीं है? आप कह देंगे सर इसका करंट डबल फ्लो करवा दे तो कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए? ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कुलर सिमेट्रिकल रिंग्स two circular symmetrical rings are placed perpendicular to each other with common center. With common center. If magnetic field due to one coil is B, then find net magnetic field at the center. And answer is √2B. कितने लोगों का आंसर आ चुका है? यस। तो आप सोचें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन एक क्वेश्चन क्लास में क्यों कराया गया, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन तो हो जाएगा, छोड़ें क्वेश्चन को। और सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन एआईपीएमटी में आ चुका है 2 बार, एक बार भी नहीं।
अलग अलग सालों में। सुनेंगे एक बात, हम ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, क्यों मैं ये बात पूछते जा रहा हूं। अगर मान लीजिए, भूल जाओ क्वेश्चन, तो ये कॉइल है, अगर यह एक कॉइल है मेरा हाथ, आप मुझे बताओ इसमें अगर करंट फ्लो करवा दें तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? सिर्फ दो, एक टाइम पर एक, लेकिन टोटल दो, या तो बाहर या अंदर। इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड या तो लेफ्ट हो सकता है या राइट, इसके लिए या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के एक बार में, मतलब एक बार में तो एक ही होगा, टोटल दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि जिस प्लेन में कॉइल होता है, कॉइल का फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए मैंने इस बोर्ड पर कॉइल को रख दिया, क्या कॉइल का फील्ड बोर्ड के प्लेन पर आएगा या परपेंडिकुलर आएगा? अच्छा एक बात सुनना जरा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड, ये कॉइल कौन से प्लेन में रखा है? एक्स वाई। आप मुझे बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकते हैं? या तो जेड या माइनस जेड। आप सब जानते हैं, तो बहुत सिंपल है, या तो करंट ऐसे ही फ्लो हो सकता है या करंट ऐसे ही फ्लो हो सकता है, या तो जेड या माइनस जेड। अगर कॉइल वाई जेड प्लेन में हो तो एक्स और माइनस एक्स, ऐसा ही है क्या? यानी कि जिस प्लेन में कॉइल होता है, फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। ये बातें बहुत ज्यादा काम आएंगी, है छोटी सी, लेकिन अलग अलग जगह मैं आपसे पूछता रहूंगा। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एक कॉइल का फील्ड लेफ्ट या राइट आए, तो क्या मैं इस कॉइल को ऐसे रख दूं? तभी तो आएगा ना। अगर मैं चाहता हूं कॉइल का फील्ड अप या डाउन आए, तो क्या मैं इसको ऐसा रख दूं? मैं पूछूंगा आगे चलकर किसी और टॉपिक में इसको लिंक करके, वरना कोई जरूरत नहीं होती इसको यहां टाइम इतना देने की। मान लो ये मेरा हाथ है, मेरा पाम है, ये तो मेरा पाम है, इसमें नहीं मानना कुछ। यहां अगर मैं चाहता हूं कि कॉइल को ऐसे रख दिया जाए, एक कॉइल को ऐसे रख दिया जाए ताकि कॉइल का फील्ड इसके परपेंडिकुलर आए, तो क्या आपको पता है मैं कॉइल को ऐसे ही रख देना? बोलिए। अगर मैं चाहता हूं कॉइल का फील्ड अप आए या डाउन, तो क्या मैं कॉइल को ऐसे रख दूं? अब इसके बारे में जरूरत पड़ती रहेगी, बातें करते रहेंगे। कुल मिलाकर यह है, जिस प्लेन में कॉइल होता है, कॉइल का फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, हम सेंटर पर फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई खास बात बची नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ दो कॉइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से रख सकते हैं? यस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और मान लीजिए मैंने एक कॉइल ऐसे बना लिया और दूसरा कॉइल मैंने ऐसे बना लिया। इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए, या तो राइट हो सकता है या लेफ्ट, मैंने एक मान लिया। इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड या तो अप हो सकता है या डाउन, मैंने ही ले लिया। और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा भाई? बी नेट इज इक्वल टू रूट टू बी। If two vectors are same in magnitude and angle between them is 90 degrees, so can I say resultant will be root 2 times of one vector? बोलिए। नहीं आई बात समझ में? एक बार और बताना है क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको लगेगा इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं क्या? यस आते हैं। और सुनना, अगर मान लीजिए इन दोनों कॉइल्स में करंट अलग अलग होता, तो क्या मैं एक के फील्ड को B1 और एक के फील्ड को B2 कह देता? लेकिन आते तो अभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कुछ इसी डायरेक्शन में आंसर आ रहा होता, और क्या वैल्यू होती? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 cos 90।
वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए, बराबर। यहां हम रखेंगे n म्यू नॉट आई बाय 2r मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, तो यहां से आई खुद कैलकुलेट कर लेना, आई की वैल्यू क्या आएगी 2 एम्पियर। हिंट लिख सकते हैं इसका चाहो तो आप, हिंट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड magnetic field of coil at the center, magnetic field of coil at the center will be equal and opposite to each other, so they can cancel each other, equal and opposite to each other, so they can cancel each other. अच्छा एक बात बताएं, अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है कि इस जगह पर आप ये क्वेश्चन जहां सॉल्व कर रहे हैं, आपको इस कॉइल को घुमाने की परमिशन है, तो आप बताएं इस कॉइल के सेंटर पर आप मैक्सिमम कितना फील्ड बना सकते हैं, जबकि करंट यही रखना है, इसका डबल। या तुम सो रहे हो क्या, एक तो ये बताओ, ये होमवर्क की तरह क्वेश्चन नहीं करने, बस क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं, सोचने का भी काम होता है। और एक क्लास क्लास में एक क्वेश्चन करवाया जाता है, उसका मतलब नहीं वो एक ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से 10 और कौन कौन सी बातें निकल सकती है उसके बारे में भी डिस्कशन करना होता है। एक क्वेश्चन कराया, उससे 10 चीजें और डिस्कस की जा सकती है, क्या पता ये तो जो कराया वो तो आया नहीं, जो बाकी डिस्कशन कर रहे हैं वो काम आ जाए। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ नॉर्थ की तरफ, ये कॉइल का फील्ड है साउथ की तरफ, रिजल्टेंट कितना आ रहा है 0, क्या आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को घुमा सकते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या आप कॉइल को फील्ड घुमा सकते हो, यस। अगर आपने कॉइल को 180 डिग्री घुमा दिया, क्या कॉइल का फील्ड भी इधर आ जाएगा, बोलो। तो देखें दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। या आप कॉइल को मत घुमाओ, कॉइल में करंट को अपोजिट कर दो, तो क्या कॉइल का फील्ड इधर आ जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट ऐड हो जाने के कारण मैक्सिमम आएगा। ये बात सिर्फ मैं इतनी सी कर रहा हूं कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या आएगा, मिनिमम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अब आप, नेक्स्ट हेडिंग, क्या हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई डाउट है क्या, क्या हमने सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है। अब नंबर आएगा आर्क का, एक्सिस पर हम बाद में जाएंगे, और जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जो कि एक्सिस के साथ मैच हो जाएगा, जो भी मतलब मेरी मुझे पता है वो कहां कराना है। लिखे आप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। और देखिए ये है एक सर्कुलर लूप, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हमें एक सर्कुलर लूप दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सेमी सर्कल देकर पूछे सेंटर पर फील्ड बताओ, ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे कह दे कि मेरे पास आज एक क्वार्टर सर्कल ही है इसका फील्ड बताओ, या कोई भी एक ऐसा आर्क दे दे जो सेंटर से कुछ भी अल्फा एंगल बना रहा है, आपको पूछा जाए फील्ड बताओ, यानी कि कुल मिलाकर इस बार हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है। ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये इस चैप्टर के सबसे आसान सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है। इसी कोई थ्योरी व्योरी रिवाइज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्यों मैं इसको सबसे आसान और सबसे इजी टॉपिक कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिटरी मेथड से। कैसे आप बताएं, ये जो है ये पूरा एंगल कितना है, 360 यानी कि 2 पाई, 2 पाई है। क्या मैं कह सकता हूं ये एक ऐसा आर्क है, ये सर्कल एक ऐसा आर्क है जिसने सेंटर से कितना एंगल बनाया, 2 पाई। तो अगर कोई आर्क सेंटर से 2 पाई एंगल बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना पाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर यूनिट एंगल बनाएगा तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r 1/2 पाई। लेकिन अगर ये अल्फा एंगल बनाएगा तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2r अल्फा बाय 2 पाई। बोलिए, ये आ जाएगा आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और वो है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू अल्फा। ये आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है ये।
हर चैप्टर में देखिए दो तरह के फॉर्मूला होते हैं। एक है मैंडेटरी, जिनके बिना आप उस चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे अभी पिछले एक फॉर्मूलाज आ रहे थे वायर का और बायोसावर्ट लॉ, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद है, देन इट्स गुड। नहीं याद है, बड़े आराम से काम चल जाता है, और वो ये है। नहीं याद है ना, 5 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता डिराइव करने में, यूनिटरी मेथड सबको आता है। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ये एंगल अल्फा जो है ना, वो रेडियन में लोगे, क्योंकि यहां पर शुरुआत हमने किसने की है, रेडियन में। एक और बात, सवाल दिमाग में ये जरूर उठना चाहिए कि आखिर इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से क्यों कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। क्या इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा? नहीं। यही आकर यूनिटरी मेथड क्यों काम आ रहा है, पता होना चाहिए, ताकि हम हर जगह नहीं लगाने बैठ जाए। देखिए क्या होता है, इस सर्कल की खास बात जानते हैं, इस सर्कल के हर एक एलिमेंट के कारण सेंटर पर फील्ड इक्वल आता है। हर एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या आता है, सेम। इसलिए हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है, क्या इस वायर के का वायर इस पॉइंट पर, क्या इसके हर एक एलिमेंट का फील्ड इक्वल आएगा क्या? नहीं, ये यूनिटरी मेथड से नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कहीं भी लगाने लग जाए, यहां लग जाएगा। करें, लिख लें, और लिखने के बाद तीन सॉल्व करेंगे। एक तो वन है सेमी सर्कल यानी कि एंगल बोलना 180 यानी कि पाई, एक क्वार्टर सर्कल, और एक 60 डिग्री के आर्क को सॉल्व करेंगे जल्दी से। भाई जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अभी कनेक्शन जो लॉस्ट हुआ था ना, वो बस हमने कुछ एग्जांपल्स ही किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व किए थे। वैसे तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे शायद, फिर भी कुछ क्वेश्चंस ही किए हमने सॉल्व। अब आ जाते हैं इधर। सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, सेमी सर्कल का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। क्या सेमी सर्कल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई एंगल, शॉर्ट में समझाने के लिए। तो क्या आ रहा था, म्यू नॉट आई बाय व्हाट, 4r। क्वार्टर सर्कल के लिए क्या आ रहा है, क्वार्टर का एंगल कितना होता है, पाई बाय 2, म्यू नॉट आई बाय 8r। यही आ रहा है, आना भी चाहिए, और बल्कि डायरेक्ट आना चाहिए, कोई फॉर्मूला और कोई काम नहीं करना है। आप सब जानते हैं ना, यूनिटरी मेथड का काम है, तो यूनिटरी मेथड है तो डायरेक्ट आंसर निकालो। मैं जानता हूं कि पूरे सर्कल का, ठीक है आपने फॉर्मूला जो था उसमें वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन पूरे सर्कल का आंसर क्या आ रहा है भाई, म्यू नॉट आई बाय 2r। देन ऑब्वियसली हाफ सर्कल का क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r। क्वार्टर का क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 8r। और दो टुकड़े कर दो, म्यू नॉट आई बाय 16r। ये है, ये दो टुकड़े कर दिए, यानी कि ये वाला आर कितना हो गया, 45 डिग्री 45। मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं सॉल्व। अगर बाई चांस कोई ऐसा एंगल फंस जाए जो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला था हमारे पास, उससे कर लेंगे। अच्छा, 60 डिग्री के आर्क के लिए क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 12r। देखिए ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और कोशिश करते रहोगे ना तो होते रहेंगे, कुछ नहीं है। क्या 60 डिग्री के आर्क को मैं कह सकता हूं ये पूरे सर्कल का 1/6 पार्ट है,
कितना है 1/6 पार्ट। तो पूरे सर्कल का आंसर क्या आता है भाई, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो 1/6 का क्या होगा, इंटू 1/6, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 12r। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, नहीं होते तो फॉर्मूला था आर्क का, वो आप कर लेंगे। चलो नेक्स्ट। आगे से अगर मान लीजिए कोई सेमी सर्कल आता है या कुछ आता है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं सीधे आंसर लिखेंगे। पूरे सर्कल का आंसर क्या है भाई, म्यू नॉट आई बाय 2r। सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का, अच्छा 1/8 सर्कल यानी कि 45 डिग्री का, म्यू नॉट आई बाय 16r। सिंपल है ना ये तो। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ नहीं करना है, सीधे आंसर बताना है। सेंटर पर फील्ड बताओ, रेडियस r है, म्यू नॉट आई बाय 4r। क्या इस वायर और इस वायर के कारण जीरो हो गया, सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा बना देता हूं मैं। ये रेडियस है r, ये है 2r, सेंटर पर फील्ड फाइंड करो। लिखो लिखो, और डायरेक्ट कर सकते हो, ओरली तो करो फिर। डायरेक्शन, वेरी गुड। डॉट और क्रॉस कर लीजिए इसको। अब देखिए, ये है आर्क नंबर 1 और ये आर्क नंबर 2। आप 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आ रहा है, इनवर्ड। 2 के कारण चेक करो कहां आ रहा है, आउटवर्ड। ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। व्हाट शुड आई राइट, b1 माइनस b2 और b2 माइनस b1, b1 माइनस b2। क्यों, जिसका रेडियस कम होगा उसका फील्ड ज्यादा। क्या ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं, अगर ये दोनों ही सेमी सर्कल्स हैं तो क्या दोनों का आंसर म्यू नॉट आई बाय 4r आएगा। बस एक का रेडियस r होगा और एक का क्या होगा 2r। तो देखिए यहां इसका आंसर बोलो, म्यू नॉट आई बाय 4r, माइनस इसका भी म्यू नॉट आई बाय 4r, बस r की जगह 2r। सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 8r। डॉट और क्रॉस, क्रॉस। क्या इसका फील्ड ज्यादा होना चाहिए। बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट करेंगे, बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक सॉल्व करेंगे। बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट हो गया, बिगनर बॉक्स 2 में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 24। और 1 से 24 क्वेश्चन करने में आपको 30 मिनट लगने चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट। समझ में आ गई बात, ये चेक भी करते रहना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।